नमस्कार। इंडियन पॉलिटिक्स में ना आजकल कुछ बहुत ही जरूरी मुद्दों पर बहस चल रही है। तो हमने सोचा क्यों ना हाल में जो भी पब्लिक स्टेटमेंट्स आए हैं उनके आधार पर इन आलोचनाओं और चुनौतियों को थोड़ा गहराई से समझा जाए। आखिर ये सब हमारे लोकतंत्र के लिए क्या मायने रखता है, चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो देखिए, हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले पार्टियों के बीच पैसों का खेल, फिर सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल को लेकर जो आरोप लग रहे हैं उन पर बात करेंगे। तीसरा, घुसपैठ को लेकर सेंटर और स्टेट में जो टकराव है उसे समझेंगे। चौथा, पार्लियामेंट में आखिर बहस किन मुद्दों पर हो रही है, और आखिर में इन सबसे हमारे डेमोक्रेसी पर क्या सवाल खड़े होते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और शायद सबसे जरूरी सवाल से, पैसा। किसी भी इलेक्शन में पैसा कितना जरूरी होता है, हमारा पहला हिस्सा इसी की पड़ताल करेगा और इसे हम बैंक बैलेंस की लड़ाई भी कह सकते हैं। तो यहां सबसे बड़ा सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या सच में सभी पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव लड़ने के लिए एक बराबर का मौका मिल रहा है? मतलब क्या प्लेइंग फील्ड लेवल है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अजय माकन ने पार्लियामेंट में अपनी स्पीच में कुछ आंकड़े दिए थे। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। अच्छा, आंकड़ों पर जाने से पहले 1 मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड होता क्या है। देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि हर पार्टी को चुनाव लड़ने का एक बराबर मौका मिलना चाहिए। किसी को पैसे की वजह से कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज ना हो। मतलब चुनाव पैसे की ताकत से नहीं बल्कि लोगों के सपोर्ट से जीते जाने चाहिए। यही तो डेमोक्रेसी का मूल सिद्धांत है ना। अब जो आंकड़े हम देखने वाले हैं वो सच में हैरान करने वाले हैं। जरा देखिए कि पिछले 20 सालों में ये फाइनेंशियल बैलेंस कैसे एकदम पलट गया। 2009 में कांग्रेस के पास थोड़ा ज्यादा फंड था, लेकिन सिर्फ 10 साल बाद 2019 तक बीजेपी के पास कांग्रेस से 11 गुना ज्यादा फंड हो गया। और रुकिए, 2024 आते आते ये गैप ये बढ़कर 75 गुना हो गया। 75 गुना, ये बहुत बड़ा नंबर है। चलिए इन नंबर्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये वो आंकड़े हैं जो पार्लियामेंट में रखे गए। 2019 में बीजेपी का बैंक बैलेंस था 3,562 करोड़ रुपए, जो 2024 में बढ़कर हो गया 11,073 करोड़। अब दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस का बैलेंस 2019 में 315 करोड़ था, जो 2024 में घटकर सिर्फ 133 करोड़ रह गया। तो ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये सीधे सीधे दिखाते हैं कि पॉलिटिकल कंपटीशन की जो क्षमता है उसमें कितना जबरदस्त बदलाव आया है। तो इन सब का निचोड़ क्या निकला? सोर्स के मुताबिक आज की तारीख में रूलिंग पार्टी और मेन ऑपोजिशन पार्टी के बीच फंड का जो रेशियो है वो है 99:1। हाँ, आपने सही सुना, 99 और 1 का अनुपात। जरा सोचिए इस बारे में, ये एक आंकड़ा ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। लेकिन बात सिर्फ फंड के गैप की नहीं है, कहानी में एक और मोड़ है। सोर्स का यह भी दावा है कि 13 फरवरी 2024 को, यानी इलेक्शन की घोषणा से ठीक पहले, कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया। और इतना ही नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन अकाउंट से 135 करोड़ रुपए निकाल भी लिए। तो ये तो हुई पैसे की ताकत की बात। अब इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, यानी प्रशासनिक ताकत की। यहां हम आलोचना के दूसरे पिलर को देखेंगे। ये आरोप कि पॉलिटिकल विरोधियों के खिलाफ सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सोर्स के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस की लीडर ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, उनका इस्तेमाल पॉलिटिकल मकसद से हो रहा है। उनका कहना है कि इन एजेंसीज के जरिए पॉलिटिकल विरोधियों को टारगेट किया जा रहा है। और ये लिस्ट सिर्फ यही नहीं रुकती, इसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ जैसे सुरक्षा बलों का नाम भी शामिल किया गया है। और देखिए, ये आरोप सिर्फ इन जांच एजेंसियों तक ही सीमित नहीं है। ममता बनर्जी का ये जो बयान है, ये सीधा देश की सबसे बड़ी इलेक्टोरल बॉडी यानी इलेक्शन कमीशन, उसकी निष्पक्षता पर एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा करता है। तो अब सवाल ये है कि सरकारी पावर के इस्तेमाल का ये जो आरोप है, ये जमीन पर कैसा दिखता है? इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है घुसपैठ का मुद्दा। इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारें एकदम आमने सामने हैं और ये एक बड़े राजनीतिक टकराव की वजह बन गया है। यहां पर ना एक क्लासिक ब्लेम गेम चल रहा है। सेंटर का कहना है कि बंगाल सरकार घुसपैठियों को बचा रही है, उन्हें आने दे रही है। इसके जवाब में स्टेट गवर्नमेंट कहती है, अरे भाई, बॉर्डर की सिक्योरिटी तो बीएसएफ के हाथ में है और बीएसएफ तो सीधे सेंटर को रिपोर्ट करती है, तो फिर जिम्मेदारी हमारी कैसे हुई? अब इस पूरी बहस को समझने के लिए ये आंकड़ा बहुत जरूरी है। पश्चिम बंगाल में इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो 2216 किलोमीटर लंबा है।
और सोर्सेज के मुताबिक इसमें से 563 किलोमीटर हिस्से पर आज भी फेंसिंग नहीं है, मतलब वो खुला है। तो सवाल ये उठता है कि जब सेंटर में एक सरकार 10 साल से है और स्टेट में भी दूसरी सरकार 1 दशक से ज्यादा से है, तो ये काम अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ? इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? और इस टकराव में पॉलिटिकल बयानबाजी किस लेवल पर पहुंच गई है, उसका अंदाज़ा आप इस बयान से लगा सकते हैं। होम मिनिस्टर के लिए महाभारत के ऐसे किरदारों का इस्तेमाल ये दिखाता है कि दोनों पक्षों के बीच भरोसा कितना कम हो गया है और कड़वाहट कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। चलिए, अब हम अपनी चर्चा के चौथे हिस्से पर आते हैं। यहाँ सवाल है प्रायोरिटीज़ का, यानी प्राथमिकताओं का। सवाल ये कि क्या हमारी पार्लियामेंट में जो वक्त और पैसा खर्च हो रहा है वो देश के सबसे ज़रूरी मुद्दों पर हो रहा है? ये बहस तब शुरू हुई जब आर्टिस्ट विशाल ददलानी ने एक बात पर ध्यान दिलाया। उन्होंने बताया कि हमारी पार्लियामेंट में हाल ही में राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर पूरे 10 घंटे तक बहस हुई। और इस 10 घंटे की बहस की कीमत, सोर्स के कैलकुलेशन के हिसाब से पार्लियामेंट का खर्चा है लगभग 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट। तो इस हिसाब से 10 घंटे की बहस पर टैक्स पेयर्स के, यानी हमारे आपके, करीब 15 करोड़ रुपए खर्च हो गए। अब इस खर्च पर विशाल ददलानी ने एक सार्कास्टिक कमेंट किया। उन्होंने कहा, अच्छा, तो इस बहस की वजह से भारत में बेरोजगारी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। मतलब उनका टोन साफ था, वो ये पूछ रहे थे कि क्या ये वाकई देश की असली प्रायोरिटीज पर चर्चा थी। और ददलानी जैसे क्रिटिक्स का यही पॉइंट है। उनका कहना है कि पार्लियामेंट का ये जो कीमती वक्त और पैसा है, ये असली मुद्दों पर खर्च होना चाहिए था, जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई, एयर पोल्यूशन या फिर उस वक्त जो एयरलाइन की दिक्कतें चल रही थीं उन पर। तो अब हम आखिर में आ पहुंचे हैं। अब तक हमने जो भी अलग अलग बातें की, चलिए उन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये सब मिलकर इंडियन डेमोक्रेसी की हेल्थ के बारे में हमें क्या बताते हैं। तो अगर हम इसे समराइज करें तो हमने क्रिटिसिज्म के 3 बड़े पिलर्स देखे। पहला, पार्टियों के बीच पैसे का एक बहुत बड़ा अनइक्वल गैप। दूसरा, ये आरोप कि पॉलिटिकल विरोधियों के खिलाफ सरकारी पावर का गलत इस्तेमाल हो रहा है। और तीसरा, पार्लियामेंट की जो प्राथमिकताएं हैं और आम जनता की जो ज़रूरतें हैं उनके बीच एक डिस्कनेक्ट, एक दूरी। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। जब किसी डेमोक्रेसी के ये 3 सबसे बुनियादी पिलर्स, यानी फाइनेंशियल फेयरनेस, पावर का सही इस्तेमाल और जनता से जुड़ी प्राथमिकताएं, जब यही सब विवाद का सेंटर बन जाएं, तो ये उस डेमोक्रेसी की हेल्थ के लिए, उसके भविष्य के लिए क्या इशारा करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।